नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह भगवान आप पर अपनी कृपा बनाए रखे और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कहानी शुरू करते हैं, पर कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ना चैनल पर आते हो, कहानियाँ सुनते हो, लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसा भेदभाव क्यों? मुझे लगा कोई आया मेरा दोस्त। तो ऐसा भेदभाव मत करो यार प्लीज़, है ना। अगर कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल है उस पर ऑल वाला बटन दबाइए ताकि सारे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, है ना। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आप कहाँ से सुन रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। जो भी आप दिल से बोलना चाहें बोल सकते हैं, अपने एडवाइस दे सकते हैं। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, सब बता सकते हैं। शिकायतें कर सकते हैं, तारीफ़ भी कर सकते हैं अपने भाई की, है ना। तो चलिए, बहुत होगी बातें, आते हैं कहानी पर। ये कहानी दिल्ली से है, अंजलि जी की। जाहिर सी बात है, नाम वगैरह सब मैंने चेंज कर दिया है, जगह वही रखी है, दिल्ली, है ना। और लगभग ये 2016 की बात होगी। अंजलि जी बताती हैं अपनी लाइफ का एक डरावना एक्सपीरियंस जो कि इनकी पूरी फैमिली ने झेला। और ये जो एंटिटी अंजलि जी के साथ अटैच हो गई थी ना, इन्हें पता नहीं कब, मतलब इन्होंने कोई चौराहा नहीं लांघा था, कोई टोना टोटका इन पर नहीं किया गया था, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण ना ये इस फेरे में आ गई, मतलब नकारात्मक शक्ति के चक्कर में आ गई, है ना। अंजलि जी बताती है, है ना, अंजलि जी। तो अंजलि जी बताती हैं कि एक बार ना दिल्ली में वो एक रात लेट नाइट वहाँ पे, अब देखो दिल्ली में तो नाइट का अलग ही माहौल रहता है। तो ये नाइट में एक पार्टी से वापस लौट रही थी और वापस लौटने के बाद इनकी लाइफ में, मतलब ऐसा नहीं कि आज पार्टी करी और रात में देर रात तक अपन घूमते हुए घर आए, है ना। सब लोग करते हैं यार, है ना, अपने अपने टाइम पे पार्टी वार्टीज़। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कभी कभार पार्टी वार्टी कर लेना चाहिए, हालांकि मैं नहीं करता। खैर, कहानी पर आते हैं। तो ये सिलसिला इनके साथ उस पार्टी के बाद नहीं हुआ था। दरअसल वो एक ऐसी पार्टी, नॉर्मल सी पार्टी अटेंड करके अपने घर गई, घर जाके बाकायदा खाना वाना खा के सो गई। उसके बाद लगभग साल भर इनके साथ कुछ नहीं हुआ, है ना। लेकिन 1 साल 3 महीने बाद इनके साथ ना कुछ अजीब अजीब से हरकतें चालू हो गई। और ये सारी हरकतें इनकी मम्मी ने और इनकी सिस्टर ने नोटिस की। अंजलि जी के फादर नहीं हैं, तो अब मम्मी ही हैं जिन्हें मम्मी पापा दोनों का फ़र्ज़ अदा करना है। तो अंजलि जी का डरना, घबराना, हर समय अपने आसपास किसी का होने का एहसास, जैसा कि नॉर्मल लोग के साथ होता है ना पोजीशन में, जब उनके ऊपर किसी आत्मा का साया आ जाए या कोई रूह उनकी बॉडी पे कब्जा करने की कोशिश करे, है ना। तो इस तरीके का कुछ अंजलि जी के साथ होने लगा। अब होते होते जब चीज़ें बेकार होने लग गई ना, तो अंजलि जी की जो मम्मी है, इनकी पहचान में एक अंकल है। वो अंकल पैरानॉर्मल से रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन करते थे। मतलब वो कोई पुजारी, पंडित, तांत्रिक, ओझा नहीं थे, पर उन्हें इन सब चीज़ों का नॉलेज था। और जो भी उन्होंने विद्या सीखी थी उस तरीके से, मतलब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कह सकते हैं उन्हें। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को भी ऐसी काफ़ी चीज़ें आती हैं जिसके तरीके से वो इन सब चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। मतलब पोजीशन हो गया, है ना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के बारे में ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हो बाबा, है ना। तो इन्होंने, मतलब अंजलि जी की मम्मी ने अपने उन जो पहचान वाले अंकल जी थे उनको कॉल किया। और वो अंकल जी का नाम अपन कुछ नहीं रखते, अंकल जी बोलेंगे, ठीक है। तो अंकल जी को इन्होंने कॉल करके बताया कि मेरी बेटी के साथ ना कुछ अजीब अजीब सी हरकतें हो रही है।
तो जो सामने अंकल होते हैं ना, वो पूछते हैं कि क्या हो रहा है बताओ। तो बोलती है कि मेरी बेटी अपने आप को मार रही है लेकिन मार नहीं पा रही। 2 मिनट के लिए तो जो अंकल जी को आंटी जी ने कॉल किया था, वो मतलब उन्हें बात समझ में नहीं आती, मतलब कहना क्या चाह रही हो तुम, अपने आप को मार रही है लेकिन मार नहीं पा रही। मतलब मेरी तो सामने आंटी जी बताती कि मतलब मेरी बेटी अपने आप को मारना चाहती है, जान से मारना चाहती है, लेकिन वो अपने आप को जान से मार भी नहीं पा रही है और बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करती है। रात में सोते सोते बहुत चिल्लाती है, चीखती है, बहुत दर्द में है मेरी बेटी, कृपया आप आकर इसे देखें। हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया लेकिन बात जस की तस रही। नींद की गोली दी, उसके बाद भी कोई मैटर सॉल्व इतना हुआ नहीं। तो जो अंजलि जी की मम्मी के जो फ्रेंड होते हैं ना, जो अंकल जी, वो आते हैं और आकर जैसे इनके घर पर आते हैं तो वो पूछते हैं कि कहाँ पर है अंजलि। तो इनकी मम्मी जी बोलती है ऊपर अपने कमरे में, और अभी भी उसकी वही सब हरकतें चालू है। छोटी वाली बेटी को भी काफ़ी डर लग रहा है और मैं अपनी बेटी को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती, लेकिन हम लोग रूम पे रहते हैं तो वो और ज़्यादा वायलेंट हो जाती है और अपने आप को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। तो जो अंकल जी आए थे ना, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो थे, ये बोलते हैं कि उसके उसके रूम पे देखने के लिए वहाँ पे कुछ खिड़की विड़की है। तो आंटी जी बताती है हाँ, गेट के साइड में ही खिड़की है, तो आप वहाँ से अंजलि को देख सकते हो, वो अभी भी वही सब हरकतें कर रही है। चलो ठीक है। अब अंकल जी क्या करते हैं, बाकायदा दबे पाँव जाते हैं अंजलि जी के रूम की तरफ, और वहाँ पे ना जो खिड़की होती है, आपको पता है खिड़कियों में जालियाँ वालियाँ सब लगी होती है, तो वो जाली खिड़की की इतनी साफ़ होती है ना कि उस जाली को देख के साफ साफ समझ में आ रहा है कि भैया कोई रोज़ इस जाली की सफाई करता है। लेकिन जाली से अंजलि जी के रूम के अंदर जब अंकल जी ने झांका तो उस रूम की हालत काफ़ी बेकार थी, बहुत ही बुरे हाल में था रूम, बहुत ही गंदा सा था। तो जो अंकल जी थे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, उन्हें कुछ कुछ चीज़ें समझ में आने लगी थी, क्योंकि हर चीज़ नोटिस करते हैं। देखा उन्होंने कितनी बारीकी से बताया कि वो अंकल खिड़की से, जिस खिड़की से देख रहे हैं, उस खिड़की की जाली इतनी साफ़ है अंदर से, मतलब अंदर बाहर दोनों से, कि समझ में आ रहा है कि इस रूम की रोज़ कोई साफ़ सफाई करता है। लेकिन अंदर रूम का हाल, अगर किसी भी कमरे की जाली तक इंसान साफ़ रख रहा है तो कमरा कितना क्लीन रहेगा, है ना। लेकिन अंजलि जी के कमरे की हालत बहुत ही बेकार थी। खैर ये तो होगी उस कमरे की हालत। अब जो अंकल है ना, ये कमरे उस खिड़की से झांक कर जब देखते हैं अंजलि जी को, तो अंजलि जी के सामने, मतलब अंजलि जी बैठी हैं और उन्होंने अपने सामने तरह तरह की ऐसी चीज़ें रखी है जिनसे वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए। जैसे पेचकस होता है ना, पेचकस, चाकू, रेज़र, है ना, ऐसी चीज़ें जिनसे जो अपने नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी के भी काम आती है, पेचकस, पिंचेस, पाने वाने, ये सब। लेकिन इससे अगर आप किसी को मारो तो बहुत बुरी तरीके से हार्म भी कर सकते हो, नुकसान पहुंचा सकते हो। तो ये सब चीज़ें अंजलि जी के सामने रखी हुई थी। अब अंकल अंजलि जी को की हरकतें नोटिस कर रहे थे कि तभी एकदम से क्या होता है कि अंजलि जी बहुत तड़प रही है, कि मतलब वो कुछ करना चाह रही है और कोई उन्हें कुछ करने नहीं दे रहा इस तरीके से। मतलब वो चाह रही है अपने आप को नुकसान पहुंचाना, लेकिन जो उनके अंदर जो आत्मा है, जो भी है, वो इन्हें अपने आप को नुकसान भी नहीं पहुंचाने दे रहा, लेकिन तड़पा भी रहा है। अब इस कंडीशन में जो हालत होती है ना इंसान की, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि क्या होती है। मैं हमेशा से एक बात आप लोगों से बताते आया हूँ कि हम लोगों को ये कह सकते हैं कि मतलब उनका साथ दे सकते हैं बुरे समय में, लेकिन जिस इंसान पर बीत रही होती है ना, एग्जैक्टली वही इंसान समझ सकता है अपनी परिस्थिति को। आप बोल तो सकते हो कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, मैं समझता हूँ तेरी कंडीशन, लेकिन ना जिस इंसान पर बीत रही होती है वही इंसान समझ सकता है कि वो क्या चीज़ झेल रहा है, किस चीज़ से, किन चीज़ों से जूझ रहा है ना। चलो आता हूँ मैं कहानी पे फिर से। तो अब अंजलि जी इस कंडीशन में थी कि अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन कोई
उनके ऊपर जो एंटिटी हावी है वो उन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाने दे रही, ना उन्हें जीने दे रही है ना मरने दे रही है। इस तरीके की कंडीशन हो गई थी इनके साथ। तभी क्या होता है, अब ये सारी चीज़ें देख रहे हैं खिड़की से जो अंकल जी हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अंकल जी, वो ये अंजलि जी को देख रहे होते हैं। तभी अंजलि जी उठाती है एक, क्या बोलते हैं उसको, जिससे लोग नस काट लेते हैं ना, रेज़र ब्लेड है ना, वो ब्लेड उठाती हैं और अपने हाथ की नस काटने जा रही होती है। अभी भी वो अंकल जी खाली नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। हालांकि वो नस काट लेती तो उनको तुरंत वो ले जा लेते, और उनको इतना भी नॉलेज था कि कैसे बचाया जाता है। इसी वजह से वो चुपचाप खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे थे कि कर क्या रही है। अंजलि जी रेज़र उठाती है, अपने हाथ की नस काटने जा ही रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथों की नस के पास रेज़र लाती है, उनका हाथ एकदम से दूर होने लगता है। मतलब वो चाह रही है अपने आप को मारना, लेकिन वो जो शक्ति है वो उन्हें अपने आप को नुकसान भी नहीं पहुंचाने दे रही, मतलब मरने नहीं दे रही। अब ये सारी चीज़ें जब जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अंकल जी आए हैं वो देखते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का इलाज करने की कोशिश करी अपने तरीक़ों से, जो भी तरीके उनको उनके गुरुजी ने सिखाए थे, है ना, जहाँ से भी उन्होंने पढ़ाई करी थी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस की। तो जो भी तरीके इनको पता थे, इन्होंने वो सारे तरीके अंजलि जी पे आजमा कर देख लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सारे तरीके जो भी इन्हें आता था, थक हार के ये जो अंकल जी है ना, ये इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी पैरानॉर्मल जो इन्वेस्टिगेशंस की है, लेकिन ये एक अलग ही पोजीशन का कह सकते हैं केस था ऐसा जो इनके भी बस से बाहर था, या फिर ये कह सकते हैं कि ये कैपेबल नहीं थे उस केस को सॉल्व करने के लिए, अंजलि जी को बचाने के लिए। अब खैर ये अकेले तो थे ही नहीं, इनके पास इनकी टीम, अपने पहचान वाले काफ़ी लोग थे। तो ये इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं अपने कुछ लोगों से, और जब इन्हें समझ में आ गया कि ये अपने बस की चीज़ नहीं है, तो इन्हें पता चलता है एक जगह का जो कि यूपी में, ठीक है। काफ़ी मतलब उसके बाद इन्होंने पंडितों से भी पता किया, और जो अपने मौलवी जी होते हैं उनसे भी पता किया। तो मौलवी जी ने इन्हें बताया कि अंजलि जी जो है, इनके ऊपर किसी जिन्न का साया है, और ये जिन्न अच्छा भी कर सकता है इसके साथ, बुरा भी कर सकता है, लेकिन ये जो जिन्न है अंजलि से नाराज़ है, इसलिए ये इसे न जीने देगा न मरने देगा। अब ये सब बातें जब अंजलि जी की फैमिली को पता चलती है, और वो जो उनके अंकल जी उन्हें पता चलती हैं, तो ये मौलवी जी से पूछते हैं कि बताइए अब क्या करा जाए। मौलवी जी कहते हैं कि ये मेरे भी बस की बात नहीं है, ये हमारे बस की भी बात नहीं है। तो मौलवी जी इन्हें पता देते हैं यूपी के पास वाली जो जगह मैंने अभी आपको पहले बताने जा रहा था ना, उस जगह के बारे में बताता हूँ। हालांकि उस जगह का मैं नाम बताना मुझे अलाउड नहीं है, तो मैं नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन यूपी में वो जगह है एक, उस जगह का एड्रेस देते हैं मौलवी जी अंजलि जी की फैमिली वालों को, और वो अंकल भी रहते हैं साथ में। और अंजलि जी को उस जगह, मतलब ये इस तरीके से पोजेशन में थी उस जिन्न के कि ये इन्हें होश में तो नहीं ले जा सकते थे, ठीक है। तो जो अंकल जी हैं अंजलि जी को बेहोश करते हैं, और अंजलि जी की मम्मी, अंजलि जी, इनकी छोटी बहन, एक ड्राइवर, अंकल और अंकल की एक फ्रेंड, ये सब निकलते हैं दिल्ली से यूपी में उस जगह के लिए, जिस जगह का नाम मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, जिस जगह का पता मौलवी जी इनकी फैमिली को देते हैं, जहाँ पर अंजलि जी का इलाज होने वाला था। बेसिकली अपन ये कह सकते हैं कि जहाँ से अंजलि जी को इस जिन्न से मुक्ति मिल सकती थी। ये लोग पहुँचते हैं उस जगह, और वो जगह कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, है ना, छोटी सी जगह थी, लेकिन ऐसी जगह थी कि मज़ार बोलते ना, मज़ार, एक मज़ार थी वहाँ, और उसके चारों तरफ यही जो खेती बाड़ी थी ना, फसलें, बस वही फसलें कम से कम 3 से 4 किलोमीटर तक, उसके बाद थी आबादी, लेकिन उस जगह पे खाली एक मज़ार पर थी।
जैसे जैसे इस जगह के करीब जाते जा रही थी ना इनकी गाड़ी, अंजलि जी को होश आ रहा था। और जैसे जैसे अंजलि जी को होश आ रहा था, इनकी फैमिली वाले और अंकल जी, ये लोग थोड़े से डर में थे। इस डर में थे कि ये होश में आके कैसा रिएक्ट करेगी यहाँ पे, कहीं ये किसी पे हमला ना कर दे, कहीं ये अपने आप को नुकसान ना पहुँचा दे। कुछ भी कर सकती थी क्योंकि इन्हें पता था कि इनके ऊपर एक जिन्न का साया है, और जिन्न वाकई में बहुत ख़तरनाक होते हैं। भगवान ना करे आप लोगों को कभी ऐसी किसी चीज़ का सामना करना पड़े। सबके ऊपर भगवान अपनी कृपा बनाए रखे। पर इस जिन्न के कारण इनकी फैमिली में, और वो जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अंकल थे ना और उनके फ्रेंड थे, उन सब के मन में एक डर था कि ये होश में आ रही है, और अगर ये इसके होश में आने से पहले अपन मज़ार में नहीं पहुँचे तो ये कुछ ना कुछ पंगा करेगी, कुछ भी कर सकती है ये, है ना। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जैसे जैसे ये लोग, इनकी गाड़ी मज़ार के पास जा रही थी ना, अंजलि जी एकदम सलीके से बैठ गई। दोनों हाथ जो है ना अपने ऐसे पीछे करके बैठ गई, और इन्होंने अपनी गर्दन नीचे करके रखी थी। अंजलि जी इतनी शांत बीते हुए कुछ दिनों में कभी नहीं थी। इनका इस तरीके का व्यवहार देख कर ना इनकी फैमिली, इनके अंकल, मतलब सबके सब आश्चर्यचकित थे कि इस मज़ार के पास आ रहे हैं हम लोग, मज़ार तक पहुँचे भी नहीं हैं, और मज़ार की रेंज में आने पर ही ये क्या असर हुआ इस पे। ये काफ़ी पॉजिटिव फील करने लगते हैं कि हाँ, अब यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमारी बच्ची का इलाज कर देंगे। जैसे ही ये मज़ार के पास पहुँचते हैं, दरवाज़ा खुल के सब उतरते हैं। सब उतर रहे होते हैं और अपनी कार से जो भी कुछ ज़रूरत का सामान निकाल रहे होते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि अंजलि जी बहुत ही एकदम सलीकेदार तरीके से मज़ार की सीढ़ियों पर चढ़ती हैं, और जो गेट होता है उसके पास जाकर बैठ जाती हैं गर्दन नीची करके। सब लोग के लिए ये कुछ अलग ही था सीन देखने वाला। जो लड़की अपने आप को मारना चाह रही थी, जो लड़की ना जी पा रही थी ना मर पा रही थी, रात में नींद में भी चिल्लाती थी, होश में तो ये लोगों को अपने आजू बाजू सहन ही नहीं कर सकती थी, इनफैक्ट अपनी मम्मी को, अपनी सिस्टर को भी नहीं। वो आज इस मज़ार के पास जाके इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रही है। ये लोग जैसे ही पहुंचते हैं उस मज़ार के गेट पे, अंदर से मौलवी जी आते हैं, और जैसे ही ये मौलवी जी को देखते हैं अंकल जी, तो जो मौलवी जी है इनकी फैमिली से बात नहीं करते। मौलवी जी अंजलि जी की तरफ देखकर बोलते हैं, क्या गए तुम, अब तुम्हारी तालीम यहीं पर होगी, समझे। तो अंजलि जी कहती है जी। अब इनके फैमिली वाले मौलवी जी को देख रहे हैं और अंजलि जी को देख रहे हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अंकल जो इनके साथ आए हुए थे, ये कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या होता है कि मौलवी जी से, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अंकल होते हैं, उनकी फैमिली होती है अंजलि जी की, ये सारी बातें करते हैं। मौलवी जी अंजलि जी को बोलते हैं कि अंदर जाके बैठो। तो अंजलि जी बहुत एकदम सलीकेदार तरीके से अंदर चली जाती हैं, और पीछे से जो मौलवी जी हैं उन्हें इनकी फैमिली और जो अंकल जी हैं सारी की सारी बातें बताते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है मौलवी जी, और ये इसकी हरकतें ऐसी ऐसी थी, और इनफैक्ट इसकी हरकतें इतनी ख़तरनाक हो गई थी कि हमने इसे यहाँ तक जो लाए हैं बेहोश करके लाए हैं। लेकिन जैसे ही मज़ार पास आती रही और इसे होश आया, और ये मतलब इतनी शांत तो अभी बीते हुए 8-10 दिन में कभी नहीं हुई। मौलवी जी अंजलि जी को देखते, मतलब ये नहीं कि इन्होंने इनसे पूछा कि तू कौन है, कहाँ से आया है, किधर है, कहाँ लगा, क्यों परेशान कर रहा बच्ची को, इस तरीके का कुछ नहीं कहा मौलवी जी ने। मौलवी जी ने अंजलि जी को खाली देखा, बोला कि अंदर जाओ,
और पीछे से इनकी जो फैमिली से जब इनकी बात हुई, इन्होंने बताया, मौलवी जी ने सारी बातें एग्जैक्ट बता दी। बताऊं क्या? मौलवी जी बताते हैं इन्हें कि आज से 1 साल 3 महीने पहले शुक्रवार की रात को 11 साढ़े 11 बजे ये कहीं से पार्टी करके आ रही थी, और पार्टी करते हुए जब ये अपनी कार से आ रही थी तो इन्होंने अपनी कार में से एक शराब की बोतल निकाल के रोड के साइड में फेंक दी। तो जो अंकल जी पूछते हैं कि पर मौलवी जी ये तो नॉर्मल सी बात है, अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। मौलवी जी कहते हैं कि इन्होंने गलती की कि इन्होंने गलत जगह पर ये बोतल फेंक दी। दरअसल अंजलि जी ने जो शराब की बोतल फेंकी थी और जिस जगह पर फेंकी थी वहां पर एक जिन्न की कब्र थी। यूं कह सकते हैं कि इस जिन्न का घर था। और जैसे ही ये बोतल अंजलि जी ने उस कब्र पर यानी कि जिन्न के घर पर फेंकी, बोतल फूटी। और जैसा कि सब जानते हैं कि शराब कोई अमृत तो है नहीं, तो अंजलि जी की इस गलती से जो जिन्न है उनका घर गंदा हो गया, या कह सकते हैं नापाक हो गया, अपवित्र हो गया, जिस बात से इस जिन्न को बहुत बुरा लगा। अब वो जिन्न ही है जो इस पर आया हुआ है, और वो इसे ना जीने दे रहा है ना मरने दे रहा है, वो इसे तड़पा रहा है। तो जो अंकल थे ना, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो थे, वो कहते हैं कि पंडित जी, माफ़ कीजिएगा, मौलवी जी जब जिन्न को अंजलि से बदला लेना ही था तो उसने इतने समय का इंतज़ार क्यों किया? मतलब 1 साल 3 महीने बाद उसे ये सब प्रॉब्लम्स होना क्यों चालू हुई? मौलवी जी बताते हैं कि ये तो उस जिन्न की, मान सकते हैं, इस बच्ची पर कृपा ही रही। वो चाहता तो तुरंत खेल कर सकता था कुछ भी, वो चाहता तो इसकी जान ले सकता था। यूं कह सकते हैं कि ये कोई बुरा जिन्न नहीं है, ये एक अच्छा जिन्न है। लेकिन जिन्न अच्छे हों या बुरे, अगर क्रोधित हैं तो आपको सही वक्त पर, सही समय आने पर, या यूं कह सकते हैं कि जब भी आपके ग्रहों की दशा कुछ खराब हो, जब ये अपना ज़्यादा असर कर सके, उस समय ये वार करते हैं। हो सकता है कि ये जिन्न भी ऐसे ही किसी मौके का इंतज़ार कर रहा हो। आप जिन्न की बात सुन के तो क्या होता है कि पूरी फैमिली वाले परेशान हो जाते हैं कि बताइए अब क्या कर सकते हैं। तो मौलवी जी कहते हैं घबराने की कोई बात नहीं है। ये जगह जो है, मतलब वो जो जगह थी ना, वहाँ पे जिन्नों की तालीम होती थी। आप मानेंगे नहीं, इन्होंने मुझे बताया कि जब ये लोग मज़ार, उस जगह पर ये लोग 1 दिन रुके थे पूरा, है ना, और वहाँ पे ना जिन्नों की तालीम होती थी। मतलब जिन्न, इनके आसपास जो इंसान थे ना, इंसानों के ही रूप में, ऐसा नहीं कि अपना जो अलादीन के जीनी टाइप के जीनी, मतलब सब घूम रहे हैं ऐसे वैसे नहीं, बिल्कुल आम इंसानों की तरह थे, लेकिन वो थे जिन्न। वहाँ पे जिन्नों को तालीम दी जाती थी। ये लोग वहाँ रुकते हैं, और वहाँ के जो इनके जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जो करते थे ना, जो अंकल, उन्होंने बताया कि वहाँ पे हर एक इंसान के चेहरे में एक अलग ही नूर था। एक सारे जिन्न पाक पवित्र, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बुरे जिन्न हो यहाँ पे, सारे अच्छे जिन्न। मतलब जिन्न कई प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता है, अच्छे जिन्न, बुरे जिन्न, जैसे होती है ना आत्माएं, अच्छी आत्माएं, बुरी आत्माएं, प्रेत आत्माएं, ब्रह्म राक्षस, डायन, चुड़ैल, चांडाल, बहुत कुछ होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे अच्छे जिन्न थे सारे के सारे। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप इनको छेड़ेंगे तो वो भी नहीं छोड़ते। जैसे लोग कहते हैं ना कि बुरी नज़र होती है, ऐसी अच्छी नज़र भी काम करती है ना। अगर किसी की आप पे अच्छी नज़र हो तो मान के चलो आपके बनते काम बिगड़ जाएंगे, आपकी लाइफ में इतने अच्छे बदलाव आएंगे ना कि आप सोच नहीं सकते कि भाई ये सब कैसे हुआ।
और जैसे बुरी नज़र लोगों को जीवन बर्बाद करती है ना कई बार, वैसा ही उसका उल्टा करती है अच्छी नज़र। जैसे वैसे ही बुरे जिन अच्छे जिन, है ना। अब आप समझ गए, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँ, नहीं तो आप लोग बोलते हो कि वो अलग ही निकल जाता है अपनी कहानियों के साथ। तो वहाँ पे अब ये जो अंकल बताते कि ये सारे जिन होते हैं वहाँ पे, और वो उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये जिन है। एकदम मतलब चेहरे पे इतना प्यारा नूर और बहुत अच्छे से चारों तरफ खुशबू का माहौल, और वहाँ पे डर नाम की कोई चीज़ नहीं। वहाँ पर अंजलि जी, इनकी फैमिली और वो उनके अंकल जी हैं, पूरा एक दिन रुकते हैं, और एक दिन बाद अंजलि जी बिल्कुल वापस अपनी दुनिया में आ गई होती है। इन्हें काफ़ी सुकून महसूस हो रहा होता है। अब जो इनके फैमिली वाले हैं, नॉर्मल सी बात, आपको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो ये सब जानते हैं ना, वो इन सब चीज़ों का कोई पैसा वैसा नहीं लेते हैं, है ना। और बाकी तो आजकल लोगों ने बिज़नेस खोल के रखा है कि इतना रुपया डालिए, हम पैसे नहीं चाहिए, हमें तो खाली सामग्री का पैसे दे दीजिए, बाद में काम हो जाएगा तो आपका जो मर्जी हो आप दे देना। और इनकी सामग्रियाँ भी आती हैं 3800, 4000, 5000 रुपये की, है ना। तो छोड़िए, उस मैटर पे कभी और बात करेंगे। ये लोग वहाँ से जब वापस जा रहे होते हैं तो इनकी मम्मी पूछती है कि मौलवी जी हम बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो उन्होंने कहा बस बच्ची का ख्याल रखो, है ना, और कभी घबराना नहीं, अल्लाह रहमत करेंगे, रहम करेंगे बोलते हैं, है ना। तो चलिए ठीक है। अब ये वहाँ पे खड़े होते हैं तो अंजलि जी की जो छोटी बहन होती है शिवानी, वो भी काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि बड़े दिनों बाद इन्हें अपनी बहन वापस मिली है। बहन जो दीदी है, बड़ी दीदी, पुराने जैसा बिहेव कर रही है, क्योंकि ये लोग सब, अब देखो यार, जिस फैमिली में फादर नहीं होते, और मतलब फैमिली का कोई भी अगर अपना बड़ा सदस्य ना होना, तो जो भी छोटी सी फैमिली अपनी होती है, चाहते हैं कि किसी को कुछ ना हो, है ना। तो छोटी बहन शिवानी बोलती है कि चलो दीदी, अब तो आप ठीक हो गए, चलो चलते हैं। और ये लोग बढ़िया हंसी खुशी वहाँ से उस कार में बैठते हैं जिस कार में आए थे, और निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल रहा, बहुत अच्छे से चलता रहा अंजलि जी की लाइफ में। लेकिन 3 महीने बाद फिर से वही सारी हरकतें अंजलि जी के साथ नहीं, उनकी छोटी बहन शिवानी जी के साथ होने लगी। और घर वालों को बहुत जल्दी ये सब समझ में आ गया। तो यही सेम बात जब अंजलि जी की मम्मी जी फिर से उन्हीं के जो अंकल जी हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं, उन्हें बताई कि भैया अब तो ऐसा ऐसा फिर से हो रहा है, लेकिन अंजू के साथ नहीं हो रहा, शिवानी के साथ हो रहा है। तो ये अंकल ना, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, वो भी ना सोचने लगे कि यार ये कहाँ, मतलब ऐसा क्यों हुआ, जबकि मौलवी जी ने तो कहा था कि अब कुछ नहीं होगा। तो ये लोग वापस गाड़ी करते हैं, अंजलि जी को बेहोश करके ले जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी हरकतें बहुत जल्दी ही बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गई थी। अपने आप को नुकसान पहुंचाना, और मतलब ये नुकसान भी पहुंचा रही थी अपने आप को। तो क्या हुआ, जैसे ही ये उस मज़ार पर दोबारा पहुंचने वाले थे और एंटर कर रहे थे, तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था कि इस क्षेत्र में, इस इलाके में जिन्नों का बसेरा है। अगर आप यहाँ आते हैं या फिर यहाँ से ठीक होकर वापस जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर कभी भी चलो चलते हैं नहीं बोलते, वरना कोई भी बुरा जिन आपके साथ वापस यहाँ से आपके घर तक जा सकता है। वही सेम हुआ था शिवानी जी के साथ। जैसा कि मैंने बताया ना कि शिवानी जी ने कहा था कि दीदी अब तो आप ठीक हो गए, चलो चलते हैं। तो इनके साथ दीदी तो चली, लेकिन एक बुरा जिन, है ना, जिसे शायद तालीम ना मिली हो, है ना, क्योंकि जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं, है ना। तो इन्होंने ऐसा कहा, और वो जो बुरा जिन, बुरी शक्ति जो भी थी, वो इनके साथ लैच हो गई। दोबारा वही प्रोसेस हुआ, मौलवी जी के पास गए, इनका इलाज चला एक दिन। उसके बाद मौलवी जी ने इन्हें समझाया कि यहाँ से जाते वक्त क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये भी याद रखना। तो दोस्तों, ये थी कहानी अंजलि जी की,
और शिवानी जी की। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कहानी कैसी लगी। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल का बटन दबाना है ना, ताकि मेरी जो भी वीडियोस आती रहेगी सारी की सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, बहुत समय से मैं वीडियो प्रॉपर टाइम टू टाइम डाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी जितनी भी मेरे पास कहानियाँ हैं उन कहानियों की वीडियोस अपलोड करूँ बना के अच्छे से। ठीक है दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है मेरे भाइयों, है ना, तो प्लीज़ सपोर्ट करना अपने भाई को। और हाँ, आते हो ना अगर चैनल पर नए हो ना तो यार सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बाकी तो मेरी फैमिली में जितने भी सदस्य हैं मुझे भरपूर प्यार देते हैं, है ना। तो अगर आप आते हो, आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो सब्सक्राइब कर लो यार, है ना। सब्सक्राइब बनता है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बार बार बताऊंगा, आप लोग बोलोगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने अगली कहानी पर। तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और अक्सर लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।